Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखो, अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी तक आपने निकाला था ना, कहाँ निकाला था? एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, शायद उसका फॉर्मूला मैं याद दिला दूँ। वो फॉर्मूला था E=KQ/R²। ठीक है, अब इसको दो जगहों पे निकालना होगा। ठीक है, दो जगहों मतलब दो, बहुत सारे चार्ज होंगे, हम दिखाते हैं। दो चार्जेस होंगे, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, तो मैं जैसे आपको एक बात समझाता हूँ तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। भाई पहले फिगर समझ लेते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का, फिर बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन लगाएंगे, तब मज़ा आएगा। ठीक है, एक साथ लगाते हैं, एक्सियल की भी फिगर हम लोग बना लेते हैं और इक्वेटोरियल का भी फिगर बनाते हैं, समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, बस समझिएगा। सपोज़ करो यहाँ हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज है मेरे पास, ये है Q1, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज, और दूसरा ये चार्ज हो गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, ये क्या कहलाएगा? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। सबको पता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ भी बना लिया हमने। थोड़ा सा फिगर को अच्छा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छे से इसको बना लेता हूँ। ये भाई साहब को इधर भेजो, ठीक, ऐसे, ठीक, क्लियर हो गया? अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, बात समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको करता हूँ कोशिश कि ये नीचे निकले भाई साहब, अच्छा लगेगा देखिए। ठीक है, ऐसे इनके बीच की दूरी 2 ऐसा है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है पहले ये समझो। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो ए और बी, ए बी एक लाइन दिख रहा है, इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल पॉइंट। जैसे मान लो इस लाइन को हम एक्सटेंड करके थोड़ा आगे तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे तक लेके चले जाते हैं, ऐसे एक्सटेंड करके आगे तक लेके चले गए, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट को आप M मान लो। एक्सियल मतलब समझ रहे हो? एक्सिस पर, उसी एक्सिस पर कहीं पे भी आप यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, इधर भी आप मान सकते थे, कहीं भी आप मान सकते थे। मतलब उसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस डायपोल का ये सेंटर होगा, इसको O बोलोगे। डायपोल का सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे? O। इस O से और ये जो एक्सियल पॉइंट माना है, इनकी बीच की दूरी को आप बोलोगे R। इनके बीच की दूरी क्या बोलोगे? R। फिर से समझो, एक्सियल पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इक्वेटोरियल भी नहीं समझा रहा हूँ। सबसे पहले दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका सेंटर क्या ले लिया? O। इसी लाइन को आगे बढ़ाया, इस पे कोई एक पॉइंट M माना, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। तो -Q और +Q के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है, और सेंटर से इस एक्सियल पॉइंट की दूरी क्या होगी? R होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे कोई बच्चा बताओ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है या पॉजिटिव के तरफ आती है? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। ऐसी फील्ड लाइंस आती है कि नहीं नेगेटिव की तरफ? पढ़ा ना आपने? तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा गया है, इसके वजह से फील्ड लाइंस इससे दूर जाएगी या इसके तरफ आएगी? पॉजिटिव से दूर जाएगी, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से दूर जाएगी। नहीं समझ में आया? उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? उसके तरफ आएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी, या नेगेटिव से दूर जाएगी? नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसके तरफ ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज।
नहीं समझ में आया? आया? ठीक है, नहीं आया? नहीं आया ना वीडियो वालों? एक बार और अच्छे से, ठीक, बड़ा सा फिगर बनाऊंगा, फिर समझिएगा, याद हो जाएगा एकदम तुरंत, एकदम गारंटीड। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आने वाली बात कर रहा हूँ, अब फिगर डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चार्ज होना चाहिए, एक हो गया माइनस क्यू और एक हो गया प्लस क्यू, ठीक। इनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, जल्दी बताओ, इनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 2a कहलाएगी। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है। इनकी बीच की दूरी हो गई ट्वाइस ऑफ a, होगी क्या? इसका सेंटर क्या मान लेते हैं, O। यहीं पर एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है इसी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट M ले लेते हैं और O से M तक की दूरी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, O से M तक की दूरी क्या होगी, हाँ सबको पता हो गया। अब दूसरा कहानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके दूर जाएगी या इसके तरफ आएगी, पॉजिटिव से दूर जाएगी, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके तरफ जाएगी या उससे दूर जाएगी, उसके तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? यस नो? वीडियो वालों बताओ, क्लियर हुआ? मेन फिगर ही है, फिगर जिसको समझ में आ गया फिर तो सब आसान है, कोई टेंशन नहीं। आ गया सबको कि एक बार और फिगर आ गया? वीडियो वालों, इमरान चलो तो नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए बोल लेते हैं, इसको हाँ इसको बी बोल लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों चार्ज की वजह से, मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी एट पॉइंट M पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो? अगर इसको मतलब इस संस्था में सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वजह से ये इंटेंसिटी बन रही है कि चंदन सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ख़राब पढ़ा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक और लोग पढ़ा रहे हो और आप पढ़ने वाले हैं, दो लोग हम लोग मिल करके पढ़ा रहे, तो अब इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। वही काम आपको यही करना है, यहाँ पे भी करना है कि दो चार्ज लिया गया, एक चार्ज हो गया माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू, इन दोनों के वजह से एट पॉइंट M पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा, वही आपको निकालना है, वही एम है। बात समझ में आ गई? क्या एम है, किसके वजह से निकालना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी। कहाँ पर, M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सिंपल है, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट M। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे E प्लस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से निकालना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा को याद है कि नहीं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, KQ अपॉन R², यही तो था, KQ अपॉन R²। समझ में आ रहा ना? चलो देखते हैं किसको आ रहा है। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी ट्वाइस ऑफ A है, तो ये दूरी कितनी होगी, A होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, A होगी, होगी? यस नो? बॉस अब इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, देखो एम क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में पॉजिटिव चार्ज से M तक की दूरी कितना होगा, बता दो, देखिए कोई बच्चा बता सकता है? ये पूरा दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये A है, और ये दूरी निकालना है, तो बताओ कितना होगा, R माइनस A। अरे देखो ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक R है और ये दूरी आपके पास A है, तो ये पूरा R है, देखो, तो ये दूरी कितना हो जाएगा,
आर माइनस ए, आर में से ए माइनस कर दोगे तो ये दूरी पता चल जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा नीचे आपके पास आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप वेक्टर का साइन हटा लो फिलहाल, अभी वेक्टर लगाना होगा तो बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया बोलो? नहीं आया? नहीं आया ना? ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये आर माइनस ए कैसे आया समझ में आया? क्यू से एम तक की दूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज वाला किधर की ओर जा रहा है, बी से एम की तरफ जा रहा है या एम से बी की तरफ आ रहा है? बी से एम की तरफ जा रहा है। तो इसको यहाँ पे आप डायरेक्शन भी ब्रैकेट में लिखोगे कहाँ पे जा रहा है, तो लिखेंगे टूवर्ड्स बी एम, बी से एम की तरफ जा रहा है। यहाँ तक समझ में नहीं आया? यहाँ तक समझ में नहीं आया वीडियो वालों? आया नहीं आया? आया। अब उसी तरीके से बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट एम। जल्दी से आप लोग बताना, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, मतलब ये ई माइनस क्यू की वैल्यू निकाला, मतलब इस चार्ज के वजह से एट पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में, बताओ दूरी कितना होगा, या ये दूरी आपके पास क्या हो गया आर, और ये दूरी क्या हो गया आपके पास ए, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस, नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? पूछो, नहीं पूछोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो मेन तो फिगर है, फिगर ही ना, नहीं समझ में आएगा तो सब गड़बड़ है। देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, आपको यहाँ से ए से लेके एम तक की दूरी निकालना है। तो ए से ओ तक की दूरी कितना है जल्दी बताओ, ए, और ओ से एम तक की दूरी कितना है आर, तो टोटल दूरी कितना हो गया ए प्लस आर, ए प्लस आर या आर प्लस ए, लिख सकते हो ना। तो बस यहाँ पे आप लिख सकते हो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और बताओ ये नेगेटिव चार्ज वाला किधर की ओर जा रहा था, थोड़ा जल्दी से बताओ। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर जा रहा था, एम से ए की तरफ पहुँच जा रहा था, एम से ए की तरफ जा रहा था ना। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स एम से ए की तरफ, टूवर्ड्स एम ए। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? सच बोल रहे हो? पक्का? चलो फिर से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार फिगर में ही फिर से हम समझा देंगे, एक बार फिगर और समझा देंगे, बड़ा नहीं। अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम पर निकालना है। नेट का मतलब इन दोनों के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप बात कर लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बताना है। तो इसको हम बोलेंगे ई नेट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं। जैसे एक बस है हम भी धक्का दे रहे हैं और आप भी धक्का दे रहे हैं, तो नेट धक्का कितना होगा, मेरा जोड़ो, मेरा फोर्स जोड़ो, आपका फोर्स जोड़ो, दोनों का फोर्स जोड़ दो, तो नेट फोर्स पता चल जाता ना। वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई। अब देखो कैसे होगी, थोड़ा ध्यान से देखो। अब मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप बताओ। मैं समझाता हूँ, बड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात। अब इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है आपके पास, बताओ। ई प्लस क्यू बड़ा है या ई माइनस क्यू बड़ा है, और अगर बड़ा है तो क्यों बड़ा है, बड़ा है तो क्यों बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है बताओ। के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर बड़ा है या के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर बड़ा है, कौन बड़ा है, नेगेटिव वाला। अब मैं दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ पहले 1/2 बड़ा और 1/5 बड़ा,
1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 और 1/5 की वैल्यू होती है 0.2। कौन बड़ा? ठीक है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी। अब इसमें डिनोमिनेटर छोटा किसका है? देखो यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है, तो छोटा किसका है? ये है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी। और इसका डिनोमिनेटर जुड़ रहा है तो डिनोमिनेटर बड़ा तो इसकी वैल्यू किसी छोटी। तो कौन बड़ा? कौन बड़ा? ई प्लस क्यू बड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटा है, नीचे छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो कौन बड़ा? कौन बड़ा? ठीक है, ई प्लस क्यू बड़ा। ठीक, और एक चीज़ समझाते हैं, रुक जाओ। बड़ा छोटा समझ में आया? तुम लोग को बड़ा छोटा भी पहचाने नहीं आता कौन बड़ा है, बेइज्जती कराते हो तुम लोग। चलो एक और चीज़ समझो, क्लास 11 की बात है, ध्यान से सुनना। एक ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा और किधर जाएगा? तो क्या करोगे तुम? बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे। तो ये बड़ा है, ये बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए, सिर्फ इतना पोर्शन बचा, यही बचा ना। और किधर की ओर जा रहा है बताओ? इधर ही जा रहा है ना। तो कैसे पता लगाओगे रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा? तो जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर जाता है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर जाता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ए। तो ए किधर जा रहा था? इधर, तो रिजल्टेंट भी किधर जा रहा है? उधर ही जाएगा। मतलब जिधर बड़ा वाला वेक्टर जाएगा उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर भी जाएगा, डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो बताओ, देखे तुम, एक ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर किधर की ओर जाएगा? ए के डायरेक्शन में या बी के डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में। कैसे पता चला? क्योंकि वो बड़ा था। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो तुम लोग को तो हम पूरा समझा देंगे, अब तो गारंटीड है कि तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा था? ई प्लस क्यू बड़ा था या ई माइनस क्यू बड़ा था? कौन बड़ा था जल्दी बताओ। तो ई प्लस क्यू जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी किस डायरेक्शन में जा रहा था ई प्लस क्यू? बी एम की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में ई प्लस क्यू जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में कौन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं? तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा? टूवर्ड्स। तो बड़ा वाला कौन था? ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू किधर जा रहा था? बी एम की तरफ। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी किधर जाएगा? बी एम की तरफ। नहीं समझ में आया? नहीं आना? आ गया? यही खेल है, समझना। मेन डायरेक्शन आना चाहिए। अब वेक्टर में हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे गोल हो जाते हैं, लेकिन एक एक बात समझा रहा हूँ। आप पढ़े हो वेक्टर, चलना पढ़े हो, लेकिन एक एक बात बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सबको आ रहा है? झूठ मूठ का यस मत बोलना। तुमको आ रहा कि नहीं? सर पे हाथ रखो, रखो, देखना चाह रहे हैं। झूठ बोलो तुमको पाप लगेगा, समझ में नहीं। चलो, तो ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से देखो बच्चों, ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। रख लेते हैं, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू की वैल्यू कितना है? जल्दी बोलो। के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब बस कुछ नहीं करना है, तो तुम लोग को आता भी है गुणा गणित। क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। तो क्या करोगे? इसमें से के क्यू दोनों में कॉमन दिख रहा है, इस ब्रैकेट में बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी दिखेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? अब एलसीएम लेंगे। ई नेट इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बोलो। यहाँ हो गया के क्यू, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो मिलेगा एक आर माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये यहाँ चला जाएगा तो क्या मिलेगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आ गया। अब ई नेट की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ई नेट की वैल्यू हो गई के क्यू। सॉल्व करने आता है कि नहीं? तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR होता है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। कुछ गड़बड़ हो गया कहीं लग रहा है। बताते, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ माइनस हमने कर लिया ना। माइनस, ये माइनस समझ में आया कैसे आया? माइनस
बड़े में जो छोटा वेक्टर माइनस किया तो माइनस हो जाएगा, तो और यहाँ से उसका रिजल्टेंट आप निकाल लीजिएगा, जहाँ जहाँ यहाँ सब जगह माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2a इंटू 2r होल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने कल पढ़ा था एक कहानी, देखते हैं किसको याद है। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या था, याद है क्या कुछ किसी को? 2a इंटू क्यू, यही तो था। तो इस 2a इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं ना। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगी, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। अभी इसका स्पेशल केस है, अभी घबराओ नहीं। समझ में आया? नहीं आया? आया? बहुत सिंपल है, बस जोड़ना घटाना है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक बार फॉर्मूला लिख लिया, ई प्लस क्यू मिल गया और ई माइनस क्यू मिल गया, दोनों को माइनस कर देना, काम खत्म, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, इसका स्पेशल केस क्या है थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशल केस इसका है, इफ अगर ये जो दूरी है, ये जो फिगर में, चलो आ जाते हैं फिगर में, अगर ये जो पॉइंट M है बहुत दूर और हो जाए, मतलब ये R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए A की अपेक्षा, तो क्या होगा? ठीक है, स्पेशल केस क्या है? इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन अगर बताओ A की वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ, A की वैल्यू अगर 0.001 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ तो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.00001, इतना ही होगा, और छोटा हो गया है ना। मतलब अगर A की वैल्यू छोटी है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? और छोटी हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, भूल सकते हैं ना। तो बस वही लिखेंगे, देयरफॉर A स्क्वायर इज नेगलेक्टेड, देयरफॉर A स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। नेगलेक्टेड का मतलब जहाँ जहाँ ए स्क्वायर उसको भूल जाएंगे, तो ई नेट की जगह भी हो जाएगा ई एक्स। ई एक्स का मतलब एक्सियल पर, ये हो जाएगा 2kpr अपॉन में, किसको भूलेंगे जल्दी बोलो? ए स्क्वायर को भूल जाएंगे तो नीचे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2kpr अपॉन में r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल। ई एक्सियल की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? ई एक्सियल की वैल्यू कितनी मिल गई? 2kp अपॉन में r क्यूब। और चाहो तो k की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं तो k नहीं रहने दो, अच्छा लगता है, क्योंकि k की वैल्यू 9 × 10⁹ रख करके हमारा काम बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलो एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? ई एक्सियल पे वेक्टर का साइन लगाओगे और अब राइट हैंड साइड में सर्च करोगे कोई वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। अगर है तो वेक्टर का साइन लगा के मेरा काम बन जाएगा, नहीं है तो क्या करना पड़ता? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, हाँ भाई, एक डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उस पर हम ऐसे लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, लगा तो दिया। अब ये चेक करेंगे क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तब लगाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अपोजिट डायरेक्शन जा, मतलब ई एक्सियल इधर जाता, डाइपोल मोमेंट अपोजिट जाता, तब कैसा साइन लगाते हैं? नेगेटिव। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फिगर पे। फिगर पे चलते हैं ऊपर, देखो समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इस फिगर में, अब कल हमने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, किसी को याद है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बात ये बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जा रहा था? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये ई नेट किधर की ओर जा रहा था? ये BM की तरफ जा रहा था। मतलब डाइपोल मोमेंट भी देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा ना, और B से M, B यहाँ पर है, B से M की तरफ कौन जा रहा है?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मतलब दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे? कौन सा साइन यूज़ करेंगे वीडियो वाले बच्चों? कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन। क्यों? बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता सर पॉजिटिव साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में जा रहा है? उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो पॉजिटिव साइन यूज़ कर, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव नहीं यूज़ करना। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो वहाँ देखना निगेटिव आएगा, तो कहोगे सर ये निगेटिव कहाँ से आएगा? निगेटिव तुरंत बताएगा कि भाई दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, तभी नेगेटिव साइन यूज़ होता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से इसको मैं समझा देता हूँ मोटी मोटा, इसको पहले नोट कर लो, एक बार सम अप कर देते हैं, कल के टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म समझाना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, जो आपका यूज़ होगा पूरा का पूरा इस डेरिवेशन में। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक कहानी दिखाता हूँ, एक कहानी समझाता हूँ। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्रयास करिएगा समझने के लिए। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं एक ऐसे एक्सेस खींच लेता हूँ, दिख रहा होगा सबको? ठीक है, अब बताओ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो, अब मैं बोलूँ अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर ऐसे जा रहा हो कोई वेक्टर, मान लो ए वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ और ईस्ट में। ऐसे ना जा दो यहाँ पे, ऐसे है ना? इसका मतलब आप एक कंपोनेंट नॉर्थ में तोड़ेंगे या दूसरा कंपोनेंट ईस्ट में तोड़ेंगे, समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर इधर जा रहा हो तो बताओ किधर किधर जा रहा है? वेस्ट और नॉर्थ में। शाबाश, एक कंपोनेंट हम वेस्ट में तोड़ेंगे, दूसरा कंपोनेंट हम लोग नॉर्थ में तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे ना। अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा हो तो बताओ किधर जा रहा है? जल्दी बोलो। साउथ ईस्ट, मतलब एक कंपोनेंट साउथ में तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट ईस्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा। अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर इधर जा रहा हो तो बताओ किधर किधर जा रहा है? वेस्ट साउथ, है ना? तो एक वेस्ट में तोड़ा और एक साउथ में तोड़ लिया, कोई दिक्कत? अब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा से सटा हुआ साइड कॉस में टूटता है, तो इसका नाम होगा ए कॉस थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अगर मान लो ये थीटा होता और ये बी वेक्टर है तो बताओ इसका नाम क्या होता? थीटा से सटा हुआ साइड का नाम क्या होगा? कॉस में टूटेगा, तो इसका नाम क्या होता? बी कॉस थीटा, और ये क्या होता? बी साइन थीटा। मान लो अगर यहाँ पे ये थीटा है तो बताओ कॉस थीटा किधर होता? अगर इसका नाम आर है तो बताओ ऊपर वाला ये क्या होता? आर कॉस थीटा, और इसका नाम होता आर साइन थीटा। ठीक है, वीडियो वालों? हाँ, थीटा से सटा हुआ साइड कॉस में टूटेगा और दूसरा साइड साइन में टूटेगा। अब मैं आपसे पूछूं कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बताओ कौन सा कंपोनेंट में टूटेगा, किधर टूटेगा? कोई कंपोनेंट टूटेगा क्या? नहीं सर। अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा हो तो कोई कंपोनेंट में टूटेगा क्या? नहीं सर, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बताओ किसी कंपोनेंट टूटेगा क्या? कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, किसी कंपोनेंट टूटेगा क्या? नहीं। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री पर चल रहा है तो वो कंपोनेंट में नहीं टूटेगा। टूटेगा कब? इन एंगलों को छोड़ करके। अगर कोई अदर एंगल पे वेक्टर जा रहा होगा तब वो दो कंपोनेंट में तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। कब पड़ती है? जब 0 डिग्री छोड़ दिया जाए, 90 डिग्री छोड़ दिया जाए, 180, 270, 360, इनके अलावा किसी अदर एंगल पे जा रहा होगा कोई वेक्टर, तब हमें उसे दो कंपोनेंट में तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? कैसे टूटता है कंपोनेंट, किधर किधर टूटता है, मैंने आपको तरीका समझा दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? यही बेसिक चीज़ था। ये जिसको समझ में आ गया, ये डेरिवेशन एकदम हलवा गुलवा हो जाएगा उसके लिए। ये समझ में आ गया? बस अब देखो कैसे करना है, इसका डेरिवेशन की कहानी क्या है। बहुत सिंपल है, ये बस कॉन्सेप्ट मेन था। इसको बोलते हैं चंदन्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? वेरी गुड। ये किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी अल्लाह वल्लाह पे नहीं मिलेगा, ठीक है? सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा और हमसे ही मिलेगा। चलो,
तो कल हम लोगों ने एक्सियल लाइन देखा, याद है? मैं एक्सियल लाइन के बगल में फिगर बनाता हूँ और उसी से कंपेयर करके इक्वेटोरियल बनाऊंगा, ठीक है? और मैं एक्सियल यहाँ बनाना चाहता हूँ, देखता हूँ किसको किसको याद है। क्या क्या एक्सियल लाइन में क्या था? एक था नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में और एक था पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में, ऐसे रखे थे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? 2a थी, ठीक है? नहीं थी? इसका सेंटर को हमने क्या लिया था? O। इसी एक्सिस को आगे बढ़ाया था, इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया था, क्या? M। इसी एक्सिस पे था तो इस पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट बोले थे, ठीक है? अच्छा, O से M तक की दूरी कितनी थी? R थी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या था? दूर जा रहा था या नज़दीक जा रहा था? पॉजिटिव से दूर जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था? उसके तरफ जा रहा था। यही फिगर था, याद आ गया क्या? नहीं याद है ना? याद है सबको? जब ये याद है तो इक्वेटोरियल तो तुम लोग एकदम हलवा गलवा की तरह से बना दोगे। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? हलवा गलवा। देखते, देखो फिगर देखो, समझो 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 समझो। बस थोड़ा सा इसमें नया चीज़ आएगा, उस नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये आ गया मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज और ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। इनकी बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों? जल्दी से बताओ, इनकी बीच की दूरी कितनी होगी? 2a। सेंटर को क्या ले लिया गया? O। याद है कुछ? यस। अब एक्सियल पॉइंट पे रहता तो एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब होता है अगर इससे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो जाए तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ M यहाँ हो गया, M भाई साहब यहाँ हो गया, ए यहाँ पर हो गया आपके पास M मान। इक्वेटोरियल का मतलब होता है ये पॉइंट हो गया आपके पास M। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? एकदम इससे परपेंडिकुलर। अब बताओ O से M तक की दूरी क्या थी? जल्दी से बताओ। O से M तक की दूरी क्या थी? R थी, तो हम यहाँ R लिख लेते हैं। कोई तकलीफ? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? उससे दूर जाएगा या उसके तरफ जाएगा? जल्दी बताओ। उससे दूर जाएगा, ऐसे जा रहा है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इससे दूर गया, ठीक है? तो इसको बोलेंगे, क्योंकि M पॉइंट पे ही निकालना है तो M से M को लेकर के चलना होगा इसको, है ना? जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला था तो Q से M पॉइंट पे ही निकालना था, तो M होते हुए जा रहा था, ठीक है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अब मुझे बच्चा बताओ, इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। एक्सियल का तो काम है नहीं, एक्सियल का हम इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए। इधर हम एक और चीज़ ड्रा कर लेते हैं। अब बताओ जल्दी से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। बताओ ये किधर की ओर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब दो कंपोनेंट टूटेगा, किधर किधर? एक नॉर्थ और दूसरा वेस्ट। समझ में आ गया? मतलब एक कंपोनेंट टूटेगा नॉर्थ में ऐसे और दूसरा कंपोनेंट टूटेगा वेस्ट में ऐसे। नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया? अब अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। होगा? तो बताओ इस वाले साइड का नाम क्या होगा? इसका नाम E प्लस क्यू है तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। E प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका नाम क्या होगा? E प्लस क्यू साइन थीटा। किसी बच्चे को तकलीफ? देखो जो कॉन्सेप्ट सीख गया वो सारा चीज़ सीख गया। एक किताब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता, मैं पहले बता रहा हूँ। किताब कॉन्सेप्ट तो हमसे ही सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात। यहाँ तक हो गई? चलो, ये तो हुआ पॉजिटिव की वजह से एट पॉइंट M पे मिल गया। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ ऑरेंज। तो M से Q माइनस Q की तरफ आएगा, क्योंकि देखो फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के तरफ आता है। तरफ आता है तो जल्दी से बताओ, तरफ आएगा तो क्या यूज़ करेंगे? इसका नाम हो जाएगा E माइनस Q। ये भी थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा था, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब ये देखो ऐसे जा रहा है, बताओ किस किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक कंपोनेंट साउथ में और दूसरा कंपोनेंट वेस्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, पकड़ लेता हूँ, एक कंपोनेंट इसका साउथ में से तोड़ता हूँ और एक कंपोनेंट इसका वेस्ट में से तोड़ता हूँ। तोड़ सकता हूँ? नहीं समझ में आया? आ रहा ना? मेन तो फिगर है। अब बताओ, ये थीटा है और ये E माइनस क्यू है तो ये साइड का नाम क्या होगा?
ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इधर का नाम क्या होगा जल्दी बताओ? ई माइनस क्यू साइन थीटा। फिगर सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अब एक और बात इसमें बता दो बच्चों, ये दूरी कितना होगा? ए। ये भी दूरी कितना होगा? ए। इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, कोई तकलीफ? फिगर में समझ में आ गया? एक बार और समझा दे फिगर कि काम चल जाएगा। एक बार और सर, एक बार और। नहीं कैसे चल जाएगा, क्या बात करते हो? जब तक हमारा मन नहीं भरेगा तब तक हम जानते ना दो एक बार में कोई ब्रह्मा थोड़ी नहीं बन जाएगा, 2 बार में कम से कम। कॉन्सेप्ट याद रखो। फिर से रटना नहीं है, फिगर रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको बनाना क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा? एक होगा माइनस क्यू और दूसरा होगा प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2a। एकदम लाइन बाय लाइन बनाइएगा। फिर चंदन सर ने बीचों बीच में एक पॉइंट ले लिया O से यहाँ पे हमने मान लिया M। O से M तक की दूरी कितनी हो गई? R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता था? दूर जाता है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। ये एंगल हो गया थीटा। ठीक, चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा। एक कंपोनेंट इधर ऊपर, एक कंपोनेंट इधर भी जा रहा है, ऐसे टूटा। ये थीटा तो ये भी क्या हो गया? थीटा। तो इसका नाम क्या हो गया? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और इसका नाम हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा। नहीं समझ में आया? अब हम बात कर लें नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग को पता है नेगेटिव के चार्ज के तरफ फील्ड लाइंस आती है, ऐसे आ रही है ना, ई माइनस क्यू। ठीक, तो ये भी 2 कंपोनेंट टूटेगा, नीचे आ रहा है और इधर जा रहा है। इसका मतलब एक कंपोनेंट नीचे टूटा और एक कंपोनेंट इधर टूटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल जानते हो जेड बनता है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। पढ़ा है क्या कहीं? ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? थीटा से सटा हुआ साइड कॉस में टूटता है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और इधर क्या हो गया? ई माइनस क्यू साइन थीटा। और हमको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नो तकलीफ, नो दिक्कत। शाबाश। अब इसका डेरिवेशन देखा जाए, बोलो भाई। चलो, तो समझ में आ गया तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना ये बहुत से बच्चे, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके जो क्लास के बच्चे होंगे इस डेरिवेशन को रट्टा मारेंगे। आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे रट्टा मारेंगे। रट्टा मार के कोई डेरिवेशन नहीं होगा, क्योंकि अब हर चैप्टर में 10, 15, 20 ऐसे डेरिवेशंस मिलेंगे, कुछ भी आ सकता है एग्जाम। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट M। मतलब E प्लस क्यू की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई बच्चा बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। होता है क्या? आप देखते हैं किसी बच्चे को पता है कि नहीं? सबको नहीं पता होगा, हम जानते हैं। ये हो जाएगा, आओ देखते हैं क्या होगा। KQ अपॉन में, अब Q से M तक की दूरी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। ये R है, देखो ये वाला R है और ये वाला A है, तो ये दूरी क्या होगी? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे देखो, पाइथागोरस थ्योरम से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये R है, ये A है, तो ये क्या होगा अंडर रूट में? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? आ गया। चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ। आया जी सोनम, श्वेता? तो क्या होगा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ ये किधर की ओर जा रहा है? किधर की ओर जा रहा है? इसको मान लो A, इसको बोल लो B। किधर की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है? B से M की तरफ जा रहा है। क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स BMW। याद हो गया? यस नो? वीडियो वालों क्लियर है? बोलो बच्चे। यस सर। एक ही बच्चे को क्लियर है, इमरान खान?
यस सर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू Yes, sir, clear. टू, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम। मतलब इस निगेटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो E माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये भी होगा के क्यू अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर पूछोगे कैसे सर, देखो ये भी दूरी कितनी होगी, ये भी ए है, ये आर है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, आ गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे एक भागो भागो, हाँ, अंडर रूट में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ इसकी डायरेक्शन किधर है, किसकी तरफ जा रहा है, एम से ए की तरफ जा रहा है ना, तो होगा टूवर्ड्स एम ए, टूवर्ड्स एम ए। बात समझ में आया कि बाउंसर गया, आया। अब मैं आपको फतेह वाली बात बताता हूँ, वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो चाहे वो E प्लस क्यू हो या E माइनस क्यू हो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है, बोलो वीडियो वालों, सेम है कि नहीं है, यस सर, बोलो यस सर। हाँ सेम है। अब इस फिगर को मैं नीचे उठा करके लेके आता हूँ, फिगर देवता को, ए फिगर देवता आप चलिए नीचे, ये तो पूरा को कहाँ लेते, चलो कंट्रोल से आ जाओ भाई। मैं इस फिगर को थोड़ा तोड़ना सिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये फिगर, मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम बराबर जूम, देखो जूम हो गया, जूम हो गया। अब सीखना, जिसको नहीं आएगा बोल देगा, नहीं तो मारेंगे दांत टूट जाएगा। अब देखो हमको पता है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दिख रही थी। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, वेक्टर अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, अगर एक वेक्टर इधर जा रहा हो और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा हो, दोनों सेम हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल मतलब खत्म। अगर दोनों का, अगर ए वेक्टर इधर भी जा रहा है और ए वेक्टर इधर भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, जीरो वेक्टर, उसको बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है, कट जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाता, तो इन दोनों को जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते तो और बड़ा हो जाता है। ऐसा मेरी बात समझ में आया। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया। तो हमें बताओ बच्चों, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू साइन थीटा की वैल्यू आपस में कट जाएगा या जुड़ जाएगा। E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर जा रहा है और E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू कटेगा या जुड़ जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि E प्लस क्यू की वैल्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू तो सेम है। हाँ, क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू तो सेम है, दोनों में साइन थीटा बाद में बढ़ा दो, तो दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों देखो किस डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। बात समझ आई। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यहीं पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हम बोल देंगे, अभी बस समझाने के लिए आपको यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। इस वजह से दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बट E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो दे विल एडेड अप, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट वाला है E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों इक्वल हैं, बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। व्हाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दे विल एडेड अप। ठीक है, कौन कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। और ये दोनों क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है, E प्लस क्यू साइन थीटा की वजह से मिल रहा है या कॉस थीटा की वजह से मिल रहा है, कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, कॉस थीटा की वजह से मिल रहा है। समझ में आया? चलो, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट ऊपर हम लिखवा देंगे। स्टेटमेंट में यही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे cancel out each other, while the horizontal component E plus q cos theta and E minus q cos theta both are acting in the same direction, so they will added up। याद हो गया? चलो, तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिखवा देंगे, बड़ा ही मत। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो E इक्वेटोरियल इक्वल टू कौन कौन को जोड़ेंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा को जोड़ेंगे और E माइनस क्यू कॉस थीटा को जोड़ेंगे ना। और अभी हमने ऊपर आपको बताया, दिखाया है कि E प्लस क्यू हो या E माइनस क्यू हो, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। चेक करो ऊपर देखो, E प्लस क्यू हो या E माइनस क्यू हो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो जल्दी से, E इक्वेटोरियल इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसको भी लिख लेते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि हमको पता है E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लिख सकते हैं ऐसा कुछ? तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, E इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू कॉस थीटा मिला के कितना हो गया, कितना हो गया, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? बस E प्लस क्यू की वैल्यू रख दो। E प्लस क्यू की वैल्यू ऊपर क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं क्या? नहीं समझ में आया? अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये स्क्वायर हटा करके अंडर रूट हटा सकते हो, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं समझ में आया ना? ये आया कि नहीं? अरे अंडर रूट हटाने आता है ना, ये तो बच्चों वाला चीज़ है, ये तो बचपन में सिखाया गया होगा। अच्छा, यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब मैं यहीं पे आपसे एक बात करूं, नन्ना मुन्ना प्यारा सा बात करूं, देखूं कौन बच्चे को आता है। कॉस थीटा इक्वल टू बचपन में पढ़े हो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान बहुत हरा भरा है। तो कॉस के लिए क्या होता है जल्दी बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी तक बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ बेस नहीं पता होता कहाँ होगा, हाइपोटेनस नहीं पता होता कहाँ होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, चंदन लॉ देखो, सीखो पहले। चंदन लॉ ये कहता है जहाँ थीटा दिखाई दिया, थीटा के ठीक सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। यही है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। जैसे अगर फिगर ऐसे भी बन सकता है, देखो ऐसे भी बन सकता है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। थीटा, अब बताओ परपेंडिकुलर कहाँ होगा, थीटा के ठीक सामने वाला, ये नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा बेस, और ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, आप देखो, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा बता देगा कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में। तने बताओ तो देखे तो, कॉस थीटा इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, चाहे आप ये ट्रायंगल उठा लो, ठीक है, या ये ट्रायंगल उठा लो, दोनों में से कोई ट्रायंगल उठा सकते हो, ठीक है। इसमें कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ बेस क्या है इसमें, थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया,
ए, और हाइपोटेनस क्या हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है ए अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी बच्चे को तकलीफ, नन्ना मुन्ना प्यारा कोई बच्चा? तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू होगा 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह लिख लेंगे ए अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस नो? अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है। अगर हम बोलें x रूट x लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? एक x लिखा हो और एक अंडर रूट x लिखा हो, इसको लिख सकते हो x की पावर 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? ओह माय गॉड। देखो ये हो गया x प्लस ये होता है x की पावर 1/2, इसकी पावर 1, दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर लिया जाता है। तो x की पावर क्या होगा 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होगा 3/2। लिख सकते हैं? नहीं ना? अरे गधे हैं ऐसे भाई, तुम समझ में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा KQ इंटू ये जो 2 है उसको a के साथ भेज देते हैं a अपॉन में। अब बताओ यही चीज़ दिख रहा है, ये x है और ये अंडर रूट x है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो तो? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? यस नो? नहीं ना? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं कि नहीं वीडियो वालों? यस सर लिख सकते हैं। चलो अब हम बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ाया था, शायद याद हो बचपन की बातें। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या था? जल्दी से बताओ। डायपोल मोमेंट हाँ क्या था? Q इंटू 2A। तो देखो यहाँ पे Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या मिल गया KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। चाहो तो K की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। कौन सा? अरे क्या होगा? हाँ K की जगह क्या पुट कर सकते हो 1/4πε0। अब रुके रहो। स्पेशल केस याद है? स्पेशल केस पिछला वाला। हाँ इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A देन A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट किया गया? क्योंकि A की वैल्यू छोटी है, उसका स्क्वायर कर देंगे उसकी वैल्यू क्या होगी और छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे? हाँ छोटे लोग को सब नेग्लेक्ट करता है। तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखो। KP अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर। ए स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट करो, तो आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या मिल गया E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होगा KP अपॉन में R3। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। यस नो? एक और रुक जाओ शाबाश रुको। इन वेक्टर फॉर्म, यही तो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग नहीं बता पाते वेक्टर फॉर्म में ऐसा क्यों लिखा गया। ध्यान से सुनना। E इक्वेटोरियल इक्वल टू, इधर हमने वेक्टर लगा दिया तो राइट हैंड साइड अगर वेक्टर लगा दे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर लगा दे तो राइट हैंड साइड में वेक्टर खोजना है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर लगा के काम चल जाएगा, और नहीं होगा तो क्या करेंगे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो चेक करो इधर कोई वेक्टर है क्या? डायपोल मोमेंट है। चलो P पर वेक्टर साइन लगा लिया, अपॉन में क्या लिख दिया R3। अब चेक करेंगे क्या? हाँ अब चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे थे या अपोजिट जा रहे थे। तो ये कहाँ चेक करेंगे? फिगर में। फिगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से मिला था? कॉस की वजह से या साइन की वजह से? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रहा था, ठीक है। और डायपोल मोमेंट देखो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, तो क्या करेंगे अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो हम क्या साइन यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेगेटिव साइन का मतलब है
ये ऐसे मिल रहा था, शायद आपको याद होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहीं पे मिल रहा था ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जिसके वजह से इन दोनों की वजह से आपको क्या मिला था, ई मिला था, ई इक्वेटोरियल, यही तो था। लेकिन डायपोल मोमेंट किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया ना? वीडियो वालों आया कि नहीं? हेलो? यस सर। अच्छा आ गया तब ठीक है। चलो रुक जाओ, अब कापी पेन निकाल लो, लिखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो नोट करो फटाफट, स्टेटमेंट लिखिएगा आप लोग यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, कैपिटल M, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M is resolved in two components, is resolved, RESOLVED, is resolved, या ब्रेक भी ले सकते हो, जो भी आपको लिखना हो, resolved in two components, vertical component and horizontal component, vertical component and horizontal component, full stop. The vertical component E plus Q sin theta and E minus Q sin theta, E plus Q sin theta and E minus Q sin theta have equal magnitude but acting in opposite direction, so they cancel out each other, while the horizontal component E plus Q cos theta and E minus Q cos theta acting in the same direction, so they will added up, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, लिखते चलिए फटाफट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ें देखा था, शायद आपको याद दिला दूँ। एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था, ई एक्सियल की वैल्यू आया था, वो था 2 kp/r³, और इक्वेटोरियल लाइन का आपके पास आया था kp/r³ आया था ना। तो अगर इसी में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, रिलेशन बिटवीन, यहीं पे लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at axial and equatorial point, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में आपको क्या लिखना है बच्चों, रिलेशन लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो आप लोग तो यहीं से देख करके बता दोगे, हमको ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करना है। देखो क्या करना है, हमको पता है ई एक्सियल इक्वल टू होता है बच्चों 2 kp/r³, और हम लोग जानते हैं सिंस ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या होता है, kp/r³ होता ना। तो इस kp/r³ की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। इसका मतलब ई एक्सियल इज़ 2 times
द ई इक्वेटोरियल। कितना हलवा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नोट कर लो फटाफट, ठीक है। इसको मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये टॉर्क क्या होता है, पहले आप लोग हमको बताओ। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है सर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है सर। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? अरे दरवाज़ा का हैंडल ऐसे खोलते हो तो दरवाज़ा टर्न होकर के खुलता है, इसको क्या बोलते हो? टॉर्क। पंखा ऐसे टर्न हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इसके अंदर भी क्या लग रहा है? टॉर्क। हैंड पाइप ऐसे चलाते हो तो टर्न हो रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है? टॉर्क। पेचकस ऐसे खोलते हो, उसमें भी क्या लग रहा है? टॉर्क। रिंच ऐसे खोलते हो, उसमें भी क्या लग रहा है? टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। टॉर्च नहीं, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, ठीक है। अब जैसे क्लास अगर 11 में पढ़े होते, कुछ को तो पढ़ाए हैं, कुछ लोग जानते होंगे। टॉर्क का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने बताया था। टॉर्क यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? टॉर्क एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग जानते होंगे। ये होता था टाउ, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाउ से, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। टॉर्क समझाने के लिए मैं एक यहाँ से कोई डायरी उठा लेता हूँ। देखो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। ये टर्न हो रहा है ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। वीडियो में दिख रहा है आपको, ऐसे ये टर्न हो रहा है, टॉर्क, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला साइड है जिसके अलॉन्ग में ये घूम रहा है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ दरवाजे का कब्जा लगा होता है ना, वो कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी के अलॉन्ग में दरवाजा से खुलता है या बंद होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वीडियो वालों तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। यही से देख रहे हैं। टॉर्क का मतलब क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ये जो है टॉर्क का मतलब है, कभी सोचा है कि ये हैंडल यहीं क्यों लगाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता? ये डोर खोलने वाला जो हैंडल है यहाँ लगाया गया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया गया? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर दूरी कम होगी तो दरवाजा खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो खुलेगा ना। और अगर जितना दूरी आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सेम टर्निंग के लिए, उतना ही टर्न के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आप हैंडल यहाँ लगा देते तो आपको थोड़ी सी दरवाजा खोलना है, तो थोड़ी सी दरवाजा खोलने के लिए, सेम टर्निंग के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगा तब खुलता, ठीक है। नहीं समझ में आया? क्लियर है? इसका मतलब अगर दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, थोड़ा जानकर कम लगाना पड़ेगा, आराम से खुल जाएगा, ठीक है। यही है टॉर्क का कॉन्सेप्ट। वो जब आपको खोला जाता है, रिंच वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग, तो रिंच कैसा यूज़ करते हैं, छोटा या बड़ा? अगर छोटा सा यूज़ करोगे रिंच खोलने के लिए तो क्या होगा? बहुत फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, जब भी देखा होगा अगर कार बाइक रिपेयर जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़ा सा रिंच रखे रहते हैं। बड़ा सा रिंच रखा था, आराम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, सेम टर्निंग मिल जाती है, टॉर्क हो जाती है। कभी हैंड पाइप देखा होगा, हैंड पाइप का एकदम किनारे पकड़ के करते हो तो बड़ा आराम से हो जाता है, लेकिन वही हैंड पाइप को एकदम आगे पकड़ के खींचते नीचे तो होता है क्या? नहीं, लटक जाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है लटक जाते हो लेकिन नीचे नहीं आता वो, है ना। ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यही है कॉन्सेप्ट आपके पास किसके बारे में? टॉर्क का, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होगा बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो पहले तो इसका फिगर बना लिया जाए, ठीक है। फिगर बनाएंगे तभी मेरा काम बनेगा। फिगर कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल?
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब उसमें डायपोल में अकॉर्डिंग टू चंदन सर नेगेटिव चार्ज को किधर लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो याद रखिएगा, ये भूले तो दांत खत्म, भूलेंगे तो जमाना खत्म, फिर कोई नहीं बचाएगा। तो मैं यहाँ पे एक टॉर्क बना लेता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, देखो ध्यान से। ऐसे लेता हूँ और इधर मैं बोलता हूँ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और इधर ले लेता हूँ प्लस क्यू। ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, कोई बच्चा बता देगा क्या? इनकी बीच की दूरी कितनी है बच्चों? क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। एक ही लड़की तो पढ़ रहे, बाकी सब तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ा है ना? 2a ऐसे। ठीक, अब कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। अच्छा सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से होगा, मैं बना लेता हूँ। ये देखो, एक फील्ड यहाँ से जाएगी, सब एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे ऐसे, एक पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। अब मैं आपको टॉर्क की कहानी समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा है। पंखे के अंदर टर्निंग हो रही है, इसका मतलब टर्निंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगने की वजह से ही तो टर्निंग हो रहा होगा, है ना? तो देखो, इसमें फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? अब जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। आ जाओ भाई डंडे भाई, ये देखो, ये डंडा दिख रहा है आप लोगों को? अगर ये वाला डंडा आगे जाएगा तो पीछे, ये एंड आगे जा रहा होगा तो दूसरा एंड किधर जा रहा है? पीछे, है ना? इसको शायद आप क्लास 11 में एक बोलते थे, एक वर्ड कपल, कपल याद है ना? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, उसको हम लोग कपल बोलते थे। याद आ रहा है कुछ? एक इधर गया तो जैसे साइकिल का हैंडल ही देखे हो, एक इधर जाएगा तो दूसरा किधर आएगा? एक एंड आगे जाएगा तो दूसरा एंड किधर आएगा? पीछे आएगा। ठीक है, एकदम सिमिलरली अगर ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, डायरेक्शन क्या है मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये इस डायरेक्शन में अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो इस वाले चार्ज पे बताओ किधर लग रहा होगा फोर्स? किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना फोर्स? कितना लग रहा होगा फोर्स? अब मैं आपको भी दिखाऊंगा कितना फोर्स लग रहा होगा। बहुत आप लोग सिंपल है, समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो, पहले मैं बना लेता हूँ इसका ड्राइंग। ये हो गई। अरे अरे, तो बहुत परेशान करता है कभी कभी। ठीक है, मैं इसका फिगर बना लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक, ये मान लो ऐसे चार्ज यहाँ पे था, ये चार्ज यहाँ पे था। ठीक है, येलो वाले आ जाओ भाई। ठीक, अच्छा, माना कि ये कितने एंगल पे है आपके पास बच्चों? ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये एंगल है थीटा। ये एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो मैंने टॉर्क इक्वल टू क्या बोला है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या है? इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कौन है? ए बी है, बी सी है या सी ए है? ए बी है। थीटा के ठीक सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है कुछ? तो ठीक है, हम इसको ले लेते हैं ए बी। रिकॉर्डिंग ऑन है, वेरी गुड। इनटू ए बी देख सकते हैं? अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। फिर सर आपने हमको एक कहानी पढ़ाया था, शायद याद होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू क्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था ना वही होगा, वो होगा E क्यू नॉट। यहाँ भी जो फोर्स लग रहा होगा वो भी क्या होगा? E क्यू नॉट। ठीक है, तो चलो टॉर्क इक्वल टू फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? E क्यू नॉट इंटू ए बी। बोलो, कोई तकलीफ?
अब ये ए बी कैसे निकलेगा सर, वो भी बता देते तो बड़ा अच्छा होता, काम हमारा आसान हो जाता। चलो देखते हैं यहीं पर। सिंस समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हलवा गलवा कैसा है, कैसा है, हलवा गलवा। तो साइन थीटा का कहानी आप लोग पढ़े हैं क्या? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, कुछ दिया है क्या? नहीं, ए बी ही आपको निकालना है यहाँ पर। तो इसको आपने क्या लिख लिया? ए बी। ए सी की वैल्यू क्या बताओ? ए से सी क्या है? 2a है, तो 2a लिख सकते हैं क्या? तो अब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? 2a साइन थीटा। मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेना और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेना। बस ए बी की जगह ये पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन? क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा आपके पास? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाउ इक्वल टू यहाँ क्या था? ई क्यू नॉट इंटू ए बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2a साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं समझ में आया ना? इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? टाउ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट इंटू 2a इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसा लिखे पता है किसी को? क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है q इंटू 2a, होता है ना? तो इस q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। तो बस हो गया। तो हमें पास टाउ इक्वल टू क्या मिला? ये हो गया ई पी साइन थीटा, या इसको टाउ इक्वल टू तो उसको जनरल भाषा में बोलते हो पी साइन थीटा। मिल गया? यस नो? यस नो? नहीं आया? आया? अब जो बताने जा रहे हैं वो और ख़तरनाक, अब जो इसी में बताने जा रहे हैं वो और ख़तरनाक। इन वेक्टर फॉर्म नोट, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही सब कुछ पूछा जाता है। इन वेक्टर फॉर्म, शायद 11 तो पढ़े नहीं हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या था? याद है किसी को? ये होता था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, मतलब अगर साइन थीटा हटाते हो तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस। अगर डॉट प्रोडक्ट भी एक होता था, शायद याद होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था? ए बी कॉस थीटा था। मतलब अगर कॉस हटाते हो तो इसको लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और अगर साइन हटाते हो तो इसको क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, कभी बराबर नहीं होता है ये हमेशा। और लेकिन अगर डॉट की बात करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना? तो ध्यान देना, ये मत समझना कि ए क्रॉस बी लिख दें या बी क्रॉस ए लिख दें, सब एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज़, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए सही है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिखते हैं। ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस का आता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसे अपोजिट करोगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो ये गलती से भी गलती ना हो। तो अब मुझे ये बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, कौन नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लगा दिया तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लगाना होगा। तो देखा हमारे पास पी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और साइन थीटा दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं दिखना चाहिए, इसको गायब कर देते हैं हम लोग। तो अगर साइन थीटा गायब करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस आएगा या डॉट आएगा? क्रॉस आएगा। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या लिखेंगे? पी वेक्टर क्रॉस
ई वेक्टर। कोई दिक्कत? कभी भी ई क्रॉस पी मत लिखिएगा, क्योंकि पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? वीडियो वालों बच्चों आएगी नहीं? हेलो, यस सर। चलो, तो ये याद रखना। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। अब इसका क्या देखते हैं? स्पेशल केस समझ लेते हैं, फिर इकट्ठा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बाउंसर जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशल केस, इसमें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। मैं ऐसा कर दूं क्या, तीनों केस ऐसे बना देता हूँ। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। केस मुकदमा जितना है कर लिया जाएगा। ऐसे तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं। आओ भाई तुम भी इधर आ जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बच्चा बोल देना, ये नहीं कि गूंगा बहरा बन करके बैठे मत रहना रहो। ठीक है, केस फर्स्ट बात करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ, इस फिगर को मैं नीचे लेकर के आता हूँ। ठीक है, ये फिगर को मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे लाता हूँ समझाने के लिए बस। मैं छोटा सा बस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, समझाता हूँ 0 डिग्री कब होगा। ये आ जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको भाई साहब को पकड़ लेता हूँ। 0 डिग्री का मतलब होगा ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पीला वाला लाइन ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ हो गया था तो एंगल थीटा था, और ये थीटा को 0 करना है तो ये कहाँ हो जाएगा? ये पॉइंट नीचे आ जाएगा ना, ऐसे खसक करके। ये पॉइंट ऐसे खसक करके यहाँ आ जाएगा, तभी तो 0 होगा, है ना। तो अब मुझे कोई बच्चा बताएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या है कि जल्दी से इसमें मुझे कोई बच्चा बता दे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये हो गई डायपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, देखो ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 का मतलब ये पॉइंट नीचे आ जाए, ये ऐसे आ जाए। अरे भैया आ जाओ, कहाँ गया? ये पॉइंट इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये एरो भी किधर आ जाएगा? देखो ऐसे आ जाएगा ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट किधर होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में होगा ना। 0 डिग्री होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो बस यहीं पे मैं फिगर बना लेता हूँ। पहला फिगर, आ जाओ भाई, सही हो जाओ जैसे थे तुम। ये कैसे फिगर बन गया यार? चलो तुम यही रहना, तब तक हम पढ़ा के आते ऊपर। तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या है बच्चों? 0 डिग्री होने का मतलब है आपके पास बहुत सिंपल। 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और डायपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क इक्वल टू होगा PE साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है साइन 0 की वैल्यू? सबको पता है ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? नाम याद रखना है, यही आता है बोर्ड एग्जाम में, या ना, यही आता है। नाम क्या है? इसको हम बोलेंगे, यहाँ नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो और डायपोल मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अच्छा, केस नंबर 2 चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री,
180 कब होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे था, जल्दी से बताओ। अभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे था, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर था ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे चल रहा था। 180 होने का मतलब क्या है, जल्दी से मुझे कोई बच्चा बता दे। हाँ, 180 होने का मतलब है ये और ये, कहाँ गए भाई, ये सेलेक्ट हो जाओ, बहुत बेकार आदमी। हाँ, ये और ये दोनों किधर चलेंगे, ऐसे घूमो भाई, ये भाई साहब ऐसे चल जाएंगे, ऐसे घूमते हुए इधर की ओर, घूम ही नहीं रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ, हम जो सोचे घूम जाए, घूम ही नहीं रहे। ओह माय गॉड, 180 डिग्री का मतलब होगा ये जो एंगल है ये इधर आ जाएगा, मतलब अभी जो ऐसे आपके पास था ये ऐसे था, अब ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये घूम करके ऐसे, ये तभी तो 180 होगा यहाँ से तक, ये घूम करके ऐसे आएगा। तो समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रहा है तो बताओ डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, इधर चला गया, क्योंकि एरो इधर जा रहा था, अब ये ऐसे घूमेगा तो एरो इधर में जाने लगेगा। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही थी लेकिन डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट चलने लगेगा, चलने लगा। तो फिर से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन 180। और शायद हम लोगों को फिर से पढ़ाया गया है कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया सर, कैसे निकालेंगे। चंदन्स लॉ याद रखो, चंदन्स लॉ, कोई भी टेबल याद रखना बहुत सिंपल है, अगर आपको एक याद है तो सब कुछ याद है। चंदन्स लॉ क्या कहता है, टेबल तो चंदन सर ऐसे रटवाते हैं जैसे लगता है हलवा गलवा है। देखो 0 डिग्री 90 डिग्री अगर याद है तो सब कुछ याद है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो जस्ट इसका उल्टा, 0 का उल्टा भी क्या होगा 0, बात खत्म। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी -1। साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी, फिर से 0। ये याद है, इसका जस्ट उल्टा, तो इधर 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा -1, इधर 0 है तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, तो साइन 180 की वैल्यू 0। कितना हो गया साइन 180 की वैल्यू 0। तो साइन ये 0 हो गया, 0 इंटू PE, टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा 0, टॉर्क तो फिर से 0 मिल गया सर। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो अनस्टेबिलिटी तो आएगी। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब हम बोले हमारी बात, तुम भी वही बात बोलो तो हम लोग स्टेबल है, चलो भाई हमारी बात मान लिया गया। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं ऐसे पढ़ो तो नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई। केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3, तो 3rd केस तो सबसे घटिया केस है, बहुत आसान है। इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ये जो लाइन था ऐसे, इस फिगर में ये जो ऐसे था, जो इधर जा रहा था आपके पास, ये देखो मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ, ये ऐसे बड़ा सा, ये जो लाइन अभी आपके पास ऐसे जा रहा था है ना, ये ऐसे ना जा कर क्या हो जाए, सीधा हो जाए, ऐसे सीधा हो जाओ जी, ऐसे ये लाइन ऐसे सीधा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा हो जाए, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क हो गया, ऊपर जा रहा है, देखो ये आपके पास डायपोल मोमेंट ऐसे गया तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा ना, आ रहा ना, देखो क्योंकि एरो ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हो गया डायपोल मोमेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
चलो, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू होगा PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, पढ़े हो कि नहीं अभी बताएं। साइन 90 इक्वल टू 1, तो बस इसकी जगह 1 रखोगे। जैसे ही साइन 90 बोलोगे तो यहाँ पर टाउ ना बोल कर इसको बोलोगे टाउ मैक्स, ठीक है। टाउ मैक्स का मतलब मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब होता है अगर इस दरवाजे को खोलना है, अरे मत खोलो भाई, तो अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो तुरंत आसानी से खुलेगा, है ना। लेकिन अगर हम यही फोर्स इधर किनारे से ऐसे लगाते हैं, ऐसे दबा के लगाते, खुल रहा है क्या, टर्निंग हो रही है क्या, तो मैक्सिमम टर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ता है। इसी वजह से हैंडल ऐसे लगाया जाता है, सीधा सीधा लगाया जाता है, न कि अंदर ऐसे दीवार में लगा दिया जाएगा ऐसे खींचो, ऐसा नहीं लगा होता है। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, हाँ, जब परपेंडिकुलर आपके पास फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, उस समय मैक्सिमम टॉर्क होता है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई। अगर बात समझ में आई तो नोट करो फटाफट, आराम से खूब बैठ करके नोट करो। यहाँ तक हो गया ना, अब नोट करो बैठ करके, ठीक है। इसको बोल लीजिएगा थर्ड केस को मैक्सिमम टॉर्क का केस है, ठीक है। नीचे नोट कर लीजिएगा इसका मैक्सिमम टॉर्क। केस नंबर 2 होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब 0 होगा तब कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, बस थीटा ही ध्यान रखना आपको। थीटा 0 तो स्टेबल, 180 अनस्टेबल, और 90 है तो मैक्सिमम।